इसलिए यहाँ का विधायक वो मुख्यमंत्री से भी बड़ा। मैं इसका एक उदाहरण दूं, नगर परिषद के अंदर अशोक शर्मा जो राजस्व निरीक्षक है, उसको ड्यूटी के दौरान पीटा जाता है। वो तो चीख चीख के कह रहा है, वो विधायक का नाम भी ले रहा है, उप सभापति का भी नाम ले रहा है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। कर्नल सोनाराम चौधरी जब टिकट लेके आए तो उन्होंने तो संगठन के लोगों पे आरोप लगाए, इवन दिलीप पालीवाल के ऊपर आरोप लगाए कि उनकी हार में आपका बड़ा योगदान है। मैं कह रहा हूं उसको बोलना चाहिए मुखर होके। माननीय विधायक जी के कारण ही ये गुंडा राज हो रहा है। मैंने स्वयं ने पट्टा मांगा 69A का, हजारों रुपए लेके मुझे दिया गया, लेकिन उन पट्टों की बंदरबांट के अंदर आप सरकारी जमीन के पट्टे दे रहे हो। पुलिस अगर निष्पक्ष कार्रवाई करे तो सामने आ जाएगा। ये विधायक को कभी कहा आपने, देखा कभी ड्रग के खिलाफ बोलते हुए? गुंडा राज को लेके मुद्दे उठाएंगे, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेके मुद्दे उठाएंगे। वर्ष 2023 शुरू हो चुका है और वर्ष 2023 इसीलिए भी खास है क्योंकि राजस्थान में इस साल चुनाव होने के हुए। विधानसभा चुनावों के बाद कौन सी पार्टी राजस्थान में आगामी 5 साल तक राज संभालेगी, इसको लेकर तैयारियां हर पार्टी ने अपने स्तर पर शुरू कर दी हैं। लगातार हम बाड़मेर के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन राजनेताओं से जो लंबे समय से बाड़मेर की राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं, चिर परिचित है। उनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर उनकी पार्टी कमज़ोर रही और किस वजह से वो बार बार चुनाव हार रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पार्षद के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करने वाले दिलीप पालीवाल से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो 15 साल के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें पार्टी ने क्या सबक सीखा है और 2023 में वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी इस बार कितनी गंभीर है बाड़मेर को लेकर, क्योंकि बाड़मेर वो सीट है जहाँ पे आप लगातार जो प्रयोग कर रहे हैं वो विफल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाड़मेर का विधानसभा का अगर इतिहास देखें तो 2003 में हमारे तगाराम जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते थे, विधायक बने थे। इस सीट का अगर उससे पहले मूल्यांकन करें तो माननीय गंगाराम जी चौधरी 1985 में यहाँ से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का उन्हें समर्थन था, वो जीते। फिर 1990 में चुनाव लड़े, भाजपा का समर्थन था, वो जीते। 93 में भी जीते भाजपा के समर्थन से। लेकिन 2003 के तगाराम जी के जीतने के बाद में हम लगातार 3 बार हम चुनाव हार रहे हैं। निस्संदेह पार्टी और मैं स्वयं लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, हम भी उसमें गंभीर चिंतन कर रहे हैं और इस बार हमारी इच्छा ये है कि भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर विधानसभा में अपना प्रत्याशी जीताए। और उसके लिए सबसे बड़ी जो हमने जो रणनीति अपना रखी है कि इस बार हमारा फोकस जो रहेगा कि जिन बूथों के हम पीछे रहे, जहां हम कमज़ोर हैं, वहां हम बूथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उस बूथ को मजबूत कैसे किया जाए। तो इसके अंदर एक हमारा जो कार्यक्रम पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बूथ इकाई का गठन करना है। पार्टी ने नारा भी दिया है, सशक्त मंडल सक्रिय बूथ इकाई, और आगे पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति। तो अभी हम उसी पे पूरा फोकस लगाए हुए हैं और मैं स्वयं ही बाड़मेर विधानसभा को इस दृष्टि से देख रहा हूं कि हमारी हर बूथ के ऊपर बूथ इकाई जो 21 की है उसका गठन करने जा रहे हैं। पार्टी में चेहरे इतने ज़्यादा बाड़मेर विधानसभा में, हालांकि हर जगह है, लेकिन बाड़मेर में जो विधायक बनना चाहते हैं इस दौड़ में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पार्टी कंफ्यूज तो नहीं है, क्योंकि संगठन महामंत्री को भी ये कहना पड़ा कि जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उनकी माइनस मार्किंग हो रही है। पार्टी का सिंबल और मोदी जी का चेहरा, ये ही चुनाव में सबसे मजबूत हमारी चीज़ है। देखिए, अब हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और चुनाव में कार्यकर्ता अपने जिज्ञासा देता है, अपनी दावेदारी देता है, तो ये सुखद संदेश है। इसमें आप अलग तरीके से देखते हैं, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ अगर ज़्यादा संख्या कोई बात, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो दावेदार है वो ये भी कहते हैं कि भैया जिसको टिकट मिली हम उसके साथ में हैं। हमारा कार्यकर्ता यही कहता है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल। बैठकों के अंदर भी माननीय संगठन मंत्री जी ने भी ये संदेश दिया था कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और उम्मीदवारी तय करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है और दावेदार तो पिछले कई चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। मैं उन्हीं चुनाव पे आ रहा हूँ। 3 चुनावों की बात करें तो पहले चुनाव में मृदुरेखा चौधरी को टिकट मिला,
तब गंगाराम चौधरी खेमा उनके खिलाफ हुआ, महापंचायत बुलाई गई, पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरी बार प्रियंका चौधरी टिकट ले आएगी, मृदुरेखा चौधरी बागी हो गई, पार्टी को नुकसान हुआ। और जो तीसरा चुनाव कर्नल सोनाराम चौधरी जब टिकट लेके आए तो उन्होंने तो संगठन के लोगों पे आरोप लगाए, इवन दिलीप पालीवाल के ऊपर आरोप लगाए कि उनकी हार में आपका बड़ा योगदान है। नहीं, देखिए कर्नल साहब, पहली बात तो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे और भाजपा की रीति नीति को अपना पूरा समझ भी नहीं पाए। जहाँ तक मेरे ऊपर आरोप लगाया तो मैंने भी देखा था, और मैं आपको बता दूं कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह हारी और उससे पहले भी हम हारे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर की स्थिति, जैसे 35 वार्ड थे, हम चुनाव हारे, लेकिन 35 वार्ड में 14-15 वार्ड में हम आगे रहते थे। लेकिन वो 2018 का चुनाव ऐसा था जो 40 से 40 वार्ड में हम पीछे रहे। वो क्या वजह मानते, क्या कारण था? कैंडिडेट की गलती थी, पार्टी काम नहीं कर पाई, या फिर ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी अंदर काम कर रही थी जो आपका विधायक न होने के बावजूद भी आपके खिलाफ रहा मामला? एक तो ये है कि राजस्थान का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये ट्रेंड पिछले करीबन 80-90 के बाद में ये लगातार चल रहा है। उस ट्रेंड का भी हम प्रभाव रहा, और दूसरा कहीं व्यक्तिगत कमजोरियां भी रही, कुछ कई फैक्टर ने काम किया जिसके कारण हम हारे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उन कमियों को हम दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने आपको अभी भी कहा कि हम बूथ मैनेजमेंट के, बूथ सशक्त करने के काम पे लगे हुए हैं, और हमारा तो नारा यही है कि बूथ जीता चुनाव जीता। अतीत के चुनाव की बात करें, जो अभी कर्नल सोनाराम चौधरी के चुनाव की बात करें, उसमें कहा जाता है कि जब टिकट लेकर आए तब संगठन में आप चूंकि वरिष्ठ नेता थे, पदाधिकारी थे, जिलाध्यक्ष भी थे, तो इस वजह से आप लगातार उनके साथ में रहे। और जो कैंपेनिंग ख़त्म होने आई, वोटिंग का दिन नज़दीक आने आया, तो कई पार्टी के जो नेता, संगठन के लोग कर्नल साहब की गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आ रहे थे। क्या ऐसी बात हुई थी जिस वजह से ये दूरी बढ़ी थी? नहीं, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया ना, कर्नल सोनाराम जी हमारी संस्कृति में पहले बड़े हैं नहीं, कांग्रेस संस्कृति से भाजपा में आए, भाजपा ने उनको स्वागत किया, और 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन कहीं न कहीं कार्यशैली में थोड़ा सा कमी रही, कुछ स्वभाव के कारण, दूसरों के कारण कुछ कार्यकर्ता नाराज़गी थी। वो सही बात तो ये है कि उन कार्यकर्ताओं की नाराज़गी हम दूर नहीं कर पाए, और इसलिए उन कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिला। क्या आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परंपरागत वोट बैंक शहर से, बुद्धिजीवी वर्ग से पैदा हुआ, जो अब दायरा बढ़ाए गांवों तक, पिछले 2014 की बात से बात करें तो, और 2018 के जो चुनाव थे उसमें अप्रत्याशित रूप से आप शहर में हर जगह पीछे रहे? क्या मैं वो चीज़ समझना चाहता हूँ कि शहर के लोगों ने 30,000 से क्रॉस वोटों से पीछे क्यों रखा? नहीं, शहर में 30,000 से तो नहीं रहे पीछे, करीबन 17-18 मेरे ख्याल से इतने वोटों से पीछे रहे। टोटल मिला के हम 30-32 हज़ार वोटों से हारे। देखो, हम अतीत में जाएं, जनसंघ से लेकर भाजपा तक, और भाजपा भी, मैं तो 1977 से राजनीति में हूँ। जनसंघ के समय में हमारे को ये, और फिर हमने जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तो मैं यही कहता देता, ये बनी है ब्राह्मण और राजपूतों की पार्टी है। उधर कांग्रेस को देखें तो वर्षों पुरानी कांग्रेस है, कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक भी था, जिसके अंदर मेजर कम्युनिटी थी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे SC हो, ST हो, दूसरी भी जातियाँ, चाहे जाट, जो वो मेजोरिटी कम्युनिटी थी। हमें भी उस समय में प्रारंभ के दौर पे हम देखते हमें कैंडिडेट नहीं मिलते थे, हमारे कैंडिडेट की विधानसभा चुनाव में भी जमानतें जब्त होती थी। इवन तक कि नगर परिषद की बात करूं तो मैं वार्ड में उम्मीदवार नहीं मिलते थे, मैं खुद मेरे स्वयं के वार्ड के अंदर हम पकड़ के लाते थे, और मेरे यहाँ वार्ड में भी हमारी कैंडिडेट की जमानत जब्त होती। खैर वो दौर था। अब भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों की पार्टी है। हम ये कहते हैं कि हर जाति में भाजपा। आज हमारा जो नारा है, हर जाति में भाजपा हो, लेकिन भाजपा में जाति ना हो, इस नारे को लेकर हम चल रहे हैं। इसलिए आज हर जाति में 36 ही कौम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप वरिष्ठ भाजपाई हैं, आपसे जनसंघ के समय से आप, इवन जो हमारे पास सूचना है कि आप तो युवा अवस्था में जब पढ़ाई करते थे तभी से आप विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े हुए रहे। 2014 का जो चुनाव हुआ जिसमें जसवंत सिंह की टिकट कटी, बाड़मेर में इसका कितना बड़ा इफेक्ट हुआ, और क्या वो इफेक्ट जो उस वक्त हुआ था वो अभी तक चल रहा है?
नहीं, निसंदेह इसको स्वीकारने में कोई गुरेज भी नहीं है कि माननीय जसवंत सिंह जी की टिकट ना देना। लेकिन उसका भी एक कारण है, जोधपुर डिवीजन का सोशल इंजीनियरिंग में अब ये आज की समय में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वहाँ गजेंद्र सिंह जी शेखावत को टिकट मिल गई थी, तो इस हिसाब से उनका क्लेम भी नहीं मिला। फिर भी माननीय जसवंत सिंह जी के पार्टी छोड़ के निर्दलीय खड़े होने में निसंदेह पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे उसका भरपाई, उसकी आज के दिन में भरपाई हो चुकी है, लगभग भरपाई हो चुकी है। अभी क्या मानते हैं, कर्नल साहब गुड़ामलानी से भी ट्राई कर रहे हैं और लगता है कि आपने जैसे कहा कि वो रीति नीति को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो पार्टी फिर गुड़ामलानी में उन पर दाव खेल सकती है? नहीं, मैं रीति नीति को समझने की नहीं, मैं आपने जैसे मेरे को कहा ना कि जब उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, मैं उसका जवाब दे रहा था। और कर्नल साहब भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का मैंने आपको पहले भी कहा, सबको अधिकार है, वो गुड़ामलानी से मांगे, बाड़मेर से मांगे, भाईतू से मांगे। इस बार पार्टी को क्या करना चाहिए? बाड़मेर को फतेह करना है, तो 15 साल में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आम जनता तक आप पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से 3 बार की जो लगातार विधायक हैं उनकी जगह भाजपा को टिकट, माफ करें, वोट मिलेंगे? देखो, इस बार तो मुख्य मुद्दा जो बाड़मेर विधानसभा के लिए रहेगा वो रहेगा गुंडा राज। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस समय में माननीय विधायक जी के कारण ही ये गुंडा राज हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, नगर परिषद के अंदर अशोक शर्मा जो राजस्व निरीक्षक है, उसको ड्यूटी के दौरान पीटा जाता है। अब ये तो जांच का विषय है। अब उंगलियां जो उठ रही है, शक जो पैदा हो रहा है, लेकिन पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अगर निष्पक्ष कार्रवाई करे तो सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक पत्रकार की पिटाई, सबल सिंह भाटी की पिटाई, वो तो चीख चीख के कह रहा है, वो विधायक का नाम भी ले रहा है, वो उप सभापति का भी नाम ले रहा है, उसको पीटा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। ये लोकतंत्र में अच्छी चीज़ें थोड़ी है कोई, ये लोकतंत्र पे अच्छी नहीं है, गुंडाराज नहीं चलेगा। और जिस तरीके से माननीय विधायक, आज मैं ये कहना चाहूँगा, आज ड्रग माफिया सक्रिय है। ये विधायक को कभी कहा आपने, देखा कभी ड्रग के खिलाफ बोलते हुए? एक शब्द भी नहीं बोलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी मुख सहमति या संरक्षण? मैं कह रहा हूँ उसको बोलना चाहिए मुखर होके। आज जो नई पीढ़ी है, नए युवा है, जो टीनेजर्स है, जो ड्रग का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये विधायक एक बार भी, मैंने तो इसको कभी नहीं सुना ड्रग के बारे में बोलते हुए। अच्छा, नगरपालिका में क्या हो रहा है? आप तो वहाँ पे नगरपालिका का पार्ट है, हिस्सा है, लगातार कई सालों से देख रहे हैं, अभी वहाँ पे क्या स्थिति? देखिए, नगरपालिका में इस समय में जो पट्टे दिए जा रहे हैं, हम पट्टे का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हक में जो पात्र व्यक्ति है, जो गरीब है, वर्षों से रह रहा है, जिसका भूखंड है, मकान बना के रह रहा है, उसको पट्टे मिलने चाहिए। लेकिन उन पट्टों की बंदरबांट के अंदर आप सरकारी ज़मीन के पट्टे दे रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बाड़मेर के हित में कतई नहीं है। तो क्या सरकार अगर आती है, पब्लिक आपके भरोसा करती है, तो क्या ये सारे खोलेंगे मामले, जो मामले आज संदेहास्पद हैं? देखिए, हम हमारी जांच कर रहे हैं, हम पता भी कर रहे हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, उसके पेपर भी इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सरकार निसंदेह 2023 में हमारी बन रही है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सरकार आने के बाद में हम उसका अध्ययन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, और इस तरीके की अगर जो अनियमितता हुई है और जिसके अंदर बाड़मेर शहर को और बाड़मेर के आम व्यक्ति को नुकसान हो, ऐसा कोई कृत्य किया है तो उसकी निसंदेह जांच करवाएंगे। दिलीप जी, लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, जो नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, नगर परिषद की कार्यशैली को समझते हैं, वो कहते हैं कि प्रतिपक्ष दिखता नहीं है नगर परिषद में कहीं भी। आम जनता के मुद्दों को लेकर, शहर के मुद्दों को लेकर, जो इश्यू आप उठा रहे, जैसे सरकारी ज़मीनों पर कब्जे या फिर जो भी गलत काम हो रहे हैं, उसको लेकर प्रतिपक्ष मुखर क्यों नहीं है? क्या सिर्फ ये कहेंगे कि हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ दिखता नहीं, आम जनता तक ये मैसेज नहीं जा रहा कि प्रतिपक्ष सक्रिय है? देखिए, प्रतिपक्ष की अगर सक्रियता देखनी है तो आप नगर परिषद की जो बोर्ड की मीटिंग होती है, नियमानुसार 90 दिन में करवानी चाहिए, लेकिन ये बोर्ड की मीटिंगें नहीं होती है। लेकिन कि बोर्ड की मीटिंग जब भी होती है, वहाँ प्रतिपक्ष में हमारे प्रतिपक्ष के नेता दूसरे मुद्दों के साथ में बहुत ही तर्क संगत तरीके से वहाँ इनके सामने पक्ष रखते हैं, और कई बार तो इनको निरुत्तर भी कर देते हैं। और रही बात यह है कि तो अभी हमारी जो जन आक्रोश सभा हुई, उसके अंदर हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य कल्याण मंत्री कैलाश जी ने स्पष्ट कहा था, उन्होंने तो कह दिया जांच कराएंगे।
बिल्कुल कराएंगे। और प्रतिपक्ष के बोलने का मामला है, प्रतिपक्ष के नेता अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करी थी, उसके अंदर भी फिर उसके बौखलाहट में जैसे मेवाराम जी ने भी करी, उसका उत्तर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखता है। और अभी इन दिनों में ये ज़रूर है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने सभी एमएलए को ये छूट दे रखी है कि वो अपने विधानसभा में मर्जी आए जो करे। उसका कारण ये है कि अशोक गहलोत को लगता है कि अगर विधायक मेरे खिलाफ हो गया और सचिन खेमे में चला गया तो मैं मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाऊंगा, इसलिए यहाँ का विधायक वो मुख्यमंत्री से ही बड़ा। मैं इसका एक उदाहरण दूँ, आपने देखा होगा बाड़मेर शहर में अशोक गहलोत के बड़े बड़े होर्डिंग लगे जिसमें ये लिखा है प्रशासन, ये जो पट्टा अभियान के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर 69A का पट्टा 501 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, ये देखा बाड़मेर में भी होर्डिंग ले। मैं नगर परिषद को पूछना चाहता हूँ कि 501 रुपये में आपने कितने पट्टे दिए? मैंने स्वयं ने पट्टा मांगा 69A का, हज़ारों रुपये लेके मुझे दिया गया। मैंने कहा ये तो नहीं, हम तो लेंगे। क्या मतलब वो पैसा जो है वो रसीद काट के। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के दावे, एक तरफ मुख्यमंत्री दावा कर रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहा है, पत्रिका में सबने, आपने न्यूज पेपर के अंदर बाड़मेर में चले जाइए ना, ये कॉलेज के बाहर अभी भी होर्डिंग लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है माननीय अशोक गहलोत 501 रुपये में 69A का शहरी क्षेत्र में पट्टा। इस नगर परिषद जाके आप पता करिए ना, एक भी पट्टा अगर 501 रुपये में दिया हो तो बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ ये झूठे थोथे वादे और नारों के आधार पर ही आती है, कहते क्या है करते क्या है। अच्छा, एक तो आपने गुंडा राज कह दिया जो मुद्दा बनेगा अगली विधानसभा में, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर भारतीय जनता पार्टी अर्जुन के लक्ष्य की तरह आंख लगाए हुए और जैसे ही चुनाव नजदीक होंगे इन मुद्दों को लेकर धरातल? देखो, हम जनहित के मुद्दे पूरे उठाएंगे और कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाएंगे, गुंडा राज को लेकर मुद्दे उठाएंगे, और यहाँ का नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर मुद्दे उठाएंगे, और भी कई मुद्दे हैं कोई भी। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा जीत का मंत्र रहेगा बूथ मैनेजमेंट। दिलीप पालीवाल थे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जब पहले भी जिक्र किया जिले की कमान भी कई बार जिलाध्यक्ष के रूप में इन्होंने संभाली है। स्पष्ट रूप से कहना है कि बूथ मजबूत करेंगे, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और 2023 का चुनाव वो फतह कर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाकर, जो 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, अब चौथी बार वो जीत पाते हैं नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित,